करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, जब भी बात आती है कृष्ण भक्ति की, कृष्ण आस्था की, तो एक धाम उसका नाम हमेशा आपके दिमाग में आएगा और वो धाम है वृंदावन। जी हाँ, वृंदावन। और वृंदावन में एक प्रमुख मंदिर जिसका नाम है बांके बिहारी जी। जी हाँ, पिछले कुछ सालों से बांके बिहारी जी का मंदिर न केवल आस्था और भक्ति को लेके न्यूज में रहा है, बल्कि स्टैम्पेड जैसी सिचुएशन अराइज होने के लिए भी न्यूज में रहा है। अगर आप वृंदावन कभी जाओगे तो पाओगे कि वृंदावन में जिन्हें कुंज गलियां कहा जाता है, अर्थात वो छोटी छोटी गलियां जहां से होके लाखों जो श्रद्धालु है, जो दर्शनार्थी हैं, वो मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर में प्रवेश करने के लिए कुछ गेट हैं, जिसमें से कुछ गेट तो आम लोगों के लिए हैं और कुछ गेट वीआईपी के लिए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि मंदिर में जाने के लिए वीआईपी लोगों के लिए कुछ अलग से गेट हैं। आपने हिंदू मंदिरों में एक चीज और ध्यान से नोटिस की हो तो आपने पाया होगा कि हमारे यहाँ पे एक कंसेप्ट है जिसको कहा जाता है कि दर्शन और झांकी का कंसेप्ट, अर्थात कि जब झांकी है मंदिर में विशेष, तभी आप क्या कर सकते हैं, दर्शन करते हैं। और उसके अलावा कुछ समय ऐसे होता है जब भगवान जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, और कुछ समय बाद फिर से क्या खोला जाता है, पट खोला जाता है दर्शन के लिए, दर्शनार्थियों के लिए ये काम किया जाता है। लेकिन बांके बिहारी मंदिरों में मंदिर में कुछ इस तरह से कार्य हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण है, बांके बिहारी मंदिर में बाल स्वरूप में विराजमान है, और वहां पे ये जो समय है, दर्शनार्थियों का जो समय है, उसके बाद का जो समय होता है, स्पेशली जिस समय कहा जाता है कि डाइटी क्या कर रही होगी, भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे होंगे, उस समय आराम कर रहे होंगे, रेस्ट कर रहे होंगे, उस समय कुछ वीआईपी लोगों को, कुछ वेल्दी लोगों को, ऐसे लोग जो ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, उनकी स्पेशल पूजा करवाई जाती है। उसको लेके सरकार ने और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब चीजें पहुंची, किसी ने पीआईएल दर्ज करी, सुमोटो से जब कोर्ट ने ये चीजें उठाई, तो एक नई चीजें सामने आई, और उसके बारे में आज के अगर न्यूज़पेपर में आप देखोगे तो खबर आई है। आज उसी खबर का हम लोग एनालिसिस करेंगे। आज हम बात करेंगे फेथ के बारे में, विश्वास के बारे में, फाइनेंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तीनों ही चीजें हमारे बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट्स हमारे लिए क्या हो जाती हैं, जरूरी हो जाती है, चाहे हम बात करें फेथ की, फाइनेंस की और संविधान की। अब किस संदर्भ में हमने यहाँ पे बात करनी है, द बांके बिहारी टेम्पल कंट्रोवर्सी, जिसमें हम बात करेंगे वीआईपी कल्चर, ऑर्डिनेंस एंड इंडियन सेक्युलरिज्म के बारे में। आप कह सकते हो कि साहब क्यों हमारी जो कोर्ट है, हमारी जो सरकार है, वो मंदिरों में, मस्जिदों में इतना इंटरफेरेंस करती है, जबकि हमारे यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म लिखा हुआ है। लेकिन जब आप संविधान पढ़ोगे तो आप पाओगे कि भारत का जो सेक्युलरिज्म है वो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से काफी अलग है। अगर अपन वेस्टर्न सेक्युलरिज्म की बात करें तो आप वहां पे कंसेप्ट पाओगे कि स्टेट और रिलीजन दोनों क्या हैं, अलग अलग है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में स्टेट और रिलीजन अलग अलग कतई नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं ये एनालिसिस। सबसे पहले द ट्रिगर एक्सप्लॉइटिंग द डेटी, ये मैंने नहीं, ये कोर्ट के सीधे सीधे शब्द हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो, यू आर एक्सप्लॉइटिंग द डेटी। हुआ क्या, द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली मेड स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द क्राउड मैनेजमेंट एट द बांके बिहारी टेम्पल वृंदावन। पिछले कुछ सालों से लगातार दर्शनार्थियों की भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ी है, अगर आप पाओगे वृंदावन में, और वहां पे जो गलियां हैं वो बहुत पुरानी गलियां हैं, जिन्हें कुंज गली कहा जाता है, काफी सक्रिय गलियां हैं। और इवन बांके बिहारी मंदिर में कई बार भीड़ भाड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि स्टैम्पेड हो चुका है, स्टैम्पेड जैसी कंडीशंस कई बार हो जाती हैं, लोग दम घुटने से, जो क्राउड मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। दर्शनार्थियों को पीछे के गेट से वीआईपी कल्चर के माध्यम से मंदिर में प्रवेश करवा दिया जाता है, और लाखों लोग बाहर क्या करते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं।
कई बार बहुत ज्यादा गर्मी होती है, सर्दी होती है, बरसात होती है, और उसके अलावा वृंदावन में आतंक है किसका? बंदरों का। जी हाँ, वृंदावन में बड़ा, आपने सोशल मीडिया पे कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां पे आपने पाया होगा कि बंदर, आप अगर हाथ में आपके मोबाइल है, आपके आंखों पे चश्मा है, तो वो सब निकाल के ले जाते हैं। और जब इतनी ज्यादा भीड़ होती है तो स्टैम्पेड जैसी कंडीशन अक्सर यहाँ पे बन जाती है। द कोर इश्यू क्या है? द टेम्पल एडमिनिस्ट्रेटर वर एलिगली allowed wealthy devotees that are VIPs to perform special puja during the deity's resting hours for a hefty fee। तो वो जो मैं बात कर रहा था कि भाई वीआईपी लोग या वो दर्शनार्थी जो ज्यादा पैसे दे सकते हैं, उनके लिए यहाँ के जो मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, चाहे हम बात करें पुजारियों की, चाहे बाकी स्टाफ की अगर अपन बात करें, वो उनको पीछे से प्रवेश करवाते हैं। और वह समय जब भगवान का रेस्ट करने का टाइम है, उस समय वहां पे क्या करवाई जाती है? पूजा करवाई जाती है। भगवान के आराम के समय भी पैसे लेकर वीआईपी दर्शन करवाए जा रहे हैं। कोर्ट ने इसे एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द डीटी कहा है। कोर्ट ने इस शब्द को आप याद रखिएगा कि क्या कहा है कोर्ट ने? एक्सप्लॉइटेशन ऑफ डाइटी, ये इसे कहा है। अंडरस्टैंडिंग द संस्कृति दैट इज कस्टम। सबसे पहले जानते हैं कि हम लोग ये क्यों कह रहे हैं कि भगवान का क्या है? भगवान का रेस्ट टाइम है। भगवान का क्या है? रेस्ट टाइम है। बाय द वे, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कौन है? यही हैं बांके बिहारी जी। ठीक है, देखते हैं एक बार बाल स्वरूप वर्शिप में, जो जैसा आपको बता रहा था कि बांके बिहारी जी का अगर आप मंदिर कभी आप गए हो वृंदावन में, तो आप पाओगे कि वहां पे भगवान श्री कृष्ण का जो दर्शन है, जो दर्शन भगवान श्री कृष्ण में देते हैं, वो किस रूप में देते हैं? बाल रूप में दर्शन देते हैं। इन द निम्बार्क संप्रदाय बांके बिहारी जी इज वर्शिप एज द चाइल्ड, दैट इज बाल रूप। द सर्विस, द सेवा इज इंटीमेट एंड पर्सनल। तो जैसे बच्चे के लिए बच्चे की सेवा की जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से सेवा किसकी की जाती है? बांके बिहारी जी की सेवा की जाती है। शयन भोग, दैट इज रेस्टिंग टाइम। जस्ट लाइक अ चाइल्ड नीड्स द स्लीप, द डाइटी हैज द फिक्स्ड टाइम फॉर द रेस्ट, दैट इज विश्राम। आफ्टर द राजभोग आरती अप्रॉक्स 12 PM। तो होता क्या है कि 12 दिन में 12 बजे की जो आरती होती है, 12 नून, दिन में 12 बजे की जो आरती होती है, राजभोग आरती कहा जाता है जनरली। उसके बाद क्या कौन सा टाइम होता है भगवान का? उसके टाइम विश्राम का समय होता है, रेस्टिंग टाइम होता है। ये कस्टम है, ये क्या है? वहां की संस्कृति है कि इस तरीके से जैसे बच्चे को एक बड़े व्यक्ति से ज्यादा नींद आती है, उसी तरीके से बांके बिहारी जी, चूंकि वो बाल स्वरूप में विराजमान है, उनको भी ज्यादा नींद की आवश्यकता होती है। तो 12 बजे बाद दर्शन बंद हो जाने चाहिए, और 12 से 4 बजे तक करीब करीब तक भगवान क्या रहते हैं? भगवान आराम करते हैं। वृंदावन में ठाकुर जी की सेवा एक बच्चे की तरह होती है, और उनकी प्राइवेसी और आराम सबसे ज्यादा क्या है? ऊपर है। चूंकि हम तो सब कुछ वहां पे भगवान के लिए है, वो भगवान के हिसाब से हमें कार्य करना होगा। भगवान और आ रही जो संस्कृति है, जो कस्टम है, वो ये कहते हैं कि भाई 12 से 4 भगवान क्या करेंगे? रेस्ट करेंगे। इसका मतलब वहां पे भगवान को क्या करना चाहिए? हमें रेस्ट के लिए छोड़ देना चाहिए, दर्शन बंद कर देने चाहिए। लेकिन मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली वहां पे जो गोस्वामी उपस्थित है, वो पैसा कमाने के चक्कर में क्या करते हैं? 12 बजे बाद भी एक वेल्दी फीस लेके, एक अच्छी खासी फीस लेके स्पेशल पूजा करवाते हैं लोगों से। चलते आगे, द कॉन्फ्लिक्ट मनी वर्सेस द रिचुअल। द कंट्रोवर्सी अराउज बिकॉज मनी बिकम अ टूल टू बाईपास द रिलीजियस लॉज। ये जो संस्कृति जिसकी हमने बात करी, जिस कस्टम की हमने बात करी कि भगवान को विश्राम के लिए क्या कर देते हैं? दर्शन बंद कर देते हैं, वो चीज बाईपास की जा रही है। और वो बाईपास क्यों की जा रही है? क्योंकि वो उस रास्ते को बाईपास करने के लिए एक साधन लोगों के पास आ गया, वो क्या है? पैसा है। Violation of the Vidhi, allowing VIP during the Shayan Bhog disturb the deity's sleep, which is considered a sin in the tradition। बिल्कुल इसको किस रूप में देखा जाना चाहिए? पाप के रूप में देखा जाना चाहिए। और ये पाप कोई बाहर का व्यक्ति नहीं, बल्कि मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन, मंदिर परिसर में उपस्थित जो गोस्वामी लोग हैं, जो मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग हैं, वही कर रहे हैं। Class divide, it creates a hierarchy where the rich get access to the god at the cost of the deity's comfort, while the poor wait in the lines for hours। बिल्कुल ये सही बात है कि जो क्लास डिवाइड है वो भी यहाँ पे बढ़ रहा है। किस तरीके से कि जो अमीर व्यक्ति है, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो तो उस समय भी भगवान की पूजा कर सकता है जब भगवान आराम कर रहे हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो श्रद्धा भाव से आया है,
जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है उसे घंटों लाइन में बाहर इंतजार करना पड़ेगा, और जब आम लोगों के लिए दर्शन खुलेंगे तब वो दर्शन कर पाएंगे। लास्ट, कॉमर्शियलाइजेशन, faith is being commodified, the special puja become a product sold to the higher bidder। तो बिल्कुल ये सही बात है, जो ज्यादा पैसा देगा, जो ज्यादा बिड लगाएगा, ये बिल्कुल उस तरीके से हो रहा है जैसे नीलामी होती है, जो ज्यादा पैसा दे सकता है वो चीज खरीद सकता है। तो जो ज्यादा पैसा दे सकता है वो स्पेशल पूजा कर सकता है, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। अगर अपन बात करें द प्रपोज सॉल्यूशन 14 मेंबर कमेटी, तो इसका क्या सॉल्यूशन निकाला इलाहाबाद कोर्ट ने। तो यूपी गवर्नमेंट प्रपोज द उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट ऑर्डिनेंस, ये एक ऑर्डिनेंस है, और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, कितने लोगों की समिति है, 14 लोगों की समिति आपको देखने को मिलेगी, जिससे क्या आ सके, मंदिर में ट्रांसपेरेंसी आ सके। अब इसके चेयरमैन कौन है, usually headed by a retired judge or a high ranking official to ensure neutral administration। तो या तो हाई कोर्ट के जज होंगे जो रिटायर हो चुके उत्तर प्रदेश के, या फिर कोई हायर ऑफिशियल, वो क्या करेंगे, इसकी अध्यक्षता करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसएसपी एंड अदर ऑफिसर फॉर लॉ ऑर्डर एंड क्राउड कंट्रोल। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो स्टैम्पेड की सिचुएशन, तो लॉ एंड ऑर्डर को जो संभालते हैं, हम बात करें एसपी साहब के आईपीएस ऑफिसर जो होंगे, चाहे कलेक्टर साहब आईएएस ऑफिसर जो होंगे, और अदर ऑफिशियल जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन के लिए जिम्मेदार हैं, वो इसमें किसका रोल करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का रोल करेंगे। और लास्ट, रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द गोस्वामी फैमिली हु आर प्रीस्ट ऑफ द बांके बिहारी जी टू एंश्योर रिचुअल्स आर फॉलोड करेक्टली। तो उसके लिए सेवायत, तो भगवान की लिए कमेटी है, तो भगवान की कमेटी के लिए वो लोग भी होने चाहिए जिनको ये पता है कि किस समय कौन सी आरती होगी, किस समय कौन सा भोग लगेगा, किस ऋतु में कौन से कपड़े पहनाए जाएंगे। तो ये इसके बारे में जानकारी किनको होती है, गोस्वामी लोगों को होती है। तो उसके लिए सेवायत लोग भी आपको इस 14 मेंबर की कमेटी में देखने को मिलेंगे, जो इंश्योर करेंगे कि सारे रिचुअल, सारे कस्टम प्रॉपर्ली फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर बात की जाए वीआईपी कल्चर इंडियन टेम्पल्स में, तो भारत के जो मंदिर हैं उनमें अगर वीआईपी कल्चर की बात की जाए तो आप पाओगे दिस इज नॉट जस्ट अबाउट वृंदावन, सुगम दर्शन और द पेड क्यूज आर कॉमन अक्रॉस इंडिया। तो अक्सर आपने देखा होगा कि भारत के मंदिरों में आजकल 2 लाइनें होने लगी हैं, एक आम जनता के लिए लाइन, यहाँ पे कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, लेकिन दर्शन करने के लिए हो सकता है आपको घंटे इंतजार करना पड़े और कुछ सेकंड के ही आप भगवान के दर्शन प्राप्त कर पाएं। और दूसरी जो लाइनें होती हैं आजकल जिन्हें कहा जाता है पेड क्यूज, तो उसमें आपको एक स्पेशल रिसिप्ट कटवानी होगी, वो हो सकता है 500 रुपए की हो सकता है 1000 रुपए की हो, और उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। वहां पे लोगों की संख्या कम होगी तो आप आसानी से दर्शन कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया उससे ज्यादा देर तक आप भगवान के सामने रह सकते हैं। तिरुपति एंड महाकाल हैव स्पेसिफिक पेड टिकट्स फॉर द फास्टर दर्शन। जैसे मैं आपको बता रहा था, ये जो व्यवस्था है आपको तिरुपति के मंदिर में आपको देखने को मिलेगी, साथ साथ उज्जैन में, महाकाल में भी आपको ये व्यवस्था देखने को मिलेगी। आर्ग्यूमेंट फॉर फंड जनरेटेड आर यूज्ड फॉर द टेंपल मेंटेनेंस एंड द फैसिलिटीज फॉर द पुअर। अब इसमें आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि भाई जो लोग पे कर सकते हैं ज्यादा फीस, एक तो उनका टाइम बच जाएगा, दूसरी चीज उस फीस से क्या हो रहा है, वो जो पैसा, जो रिसिप्ट का पैसा है, उससे हम मंदिर के आसपास क्या कर रहे हैं, सुविधाएं बना रहे हैं, जिससे जो आम जनमानस है वो सुविधाओं का क्या ले सके, लाभ ले सके। ऑल आर इक्वल बिफोर गॉड, ये बात बिल्कुल सही है भाई, भगवान के लिए तो सब उसके बच्चे हैं और सब क्या हैं, बराबर हैं। वेल्थ शुड नॉट बाय स्पिरिचुअल प्रॉक्सिमिटी, तो ये बात बिल्कुल सही है कि यार पैसे से हम भगवान को तो नहीं खरीद सकते, भगवान का समय तो हम नहीं खरीद सकते। तो वेल्थ शुड नॉट बाय स्पिरिचुअल प्रॉक्सिमिटी, तो ये अमीरी और गरीबी का एक क्लास, आपको अब क्लास जो डिवीजन है वो आपको कहां देखने को मिलेगा, भारतीय मंदिरों में अब ये व्यवस्था देखने को आपको मिल सकती है। What do स्क्रिप्चर से, तो स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं, हमारे जो शास्त्र हैं वो इसके लिए क्या कहते हैं, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो ये भगवत गीता का श्लोक है, समूहम सर्वा भूतेषु नामे देवशो प्रिय। इसका मतलब क्या है कि आई एम इक्वली डिस्पोज टू ऑल द लिविंग बीइंग्स एंड आई एम नाइदर इनमिकल और पार्शियल टू एनीवन। तो भगवान तो ये कह रहे हैं कि भगवत गीता में, चूंकि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान ने सीधे अपनी श्रीमक वाणी से कहा है, तो भगवान सीधा सीधा ये कह रहा है कि भाई मैं तो सबके लिए बराबर हूं। अगर हम बात करें रामचरितमानस की, तो रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी लिखते हैं, सब नर
करहि परस्पर प्रीति। तो इसका मतलब क्या है? ऑल ह्यूमन शुड लव वन अनदर, अ सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वलिटी नॉट ऑन हायरार्की। तो रामचरितमानस में भी कहा जा रहा है कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, तो सब लोग बराबर, सब लोगों पे बराबर क्या हो रही है? मेरी प्रीति हो रही है। इक्वलिटी पे बिलीव किया जा रहा है, ना कि हायरार्की और बेस्ड ऑन स्टेटस पे बिलीव किया जा रहा है। तो हमारे जो शास्त्र हैं वो तो किस चीज को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं? किसी वीआईपी कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वहां पे तो विश्वास किया जा रहा है, किस पे? समानता पे विश्वास किया जा रहा है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं पेपर 2 की तरफ, और पेपर 2 में हम लोग देखते हैं सेक्युलरिज्म शब्द। सेक्युलरिज्म इन इंडिया की अगर अपन बात की जाए तो हाउ डज द गवर्नमेंट और कोर्ट इन्वॉल्व इटसेल्फ इन रिलीजन। तो भाई जैसे बात की जा रही थी कि कैसे कोर्ट और सरकार इन धार्मिक मुद्दों में क्या बन जाती है? एक हिस्सेदार बन जाती है। द आंसर लाइज इन द यूनिक नेचर ऑफ द इंडियन सेक्युलरिज्म। तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको? भारत का जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, हालांकि हिंदी में आप जाओ तो ये सेक्युलरिज्म के दो मतलब निकल के आते हैं। पहला है धर्मनिरपेक्षता और दूसरा है पंथ निरपेक्षता, और दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको जानना है कि धर्मनिरपेक्षता पंथ निरपेक्षता से कैसे अलग है, और भारत में जब सेक्युलरिज्म की बात की जाती है तो कौन सी निरपेक्षता की बात की जाती है? धर्म निरपेक्षता की बात की जाती है या पंथ निरपेक्षता की बात की जाती है? तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा लेकिन नेक्स्ट क्लास में। अनलाइक द वेस्ट, इंडिया डज नॉट फॉलो अ स्ट्रिक्ट वॉल ऑफ सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड रिलीजन। हमारे यहाँ पे कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है बिटवीन द स्टेट एंड रिलीजन लाइक इन द वेस्ट। हमारे यहाँ पे क्या है? द स्टेट कीप्स डिस्टेंस बट इंटरवीन व्हेन नेसेसरी। तो स्टेट विद कैपिटल एस, जो आर्टिकल 12 में जिसकी डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी कि स्टेट मतलब क्या है। तो हमारे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हम लोग इंटरवेन तो नहीं करेंगे, हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे, लेकिन जहां जहां पे जरूरी है वहां स्टेट क्या कर सकता है? बिल्कुल इंटरवीन कर सकता है। अगर आर्टिकल 25 सब क्लॉज 2 की अगर आप बात करो, इट एम्पावर्स द स्टेट टू मेक लॉज फॉर द सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और रेगुलेट सेक्युलर एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द रिलीजन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 25 और आर्टिकल 25 आपको पता है पार्ट 3 का हिस्सा है, फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है। तो वहां पे साफ साफ चीज लिखी गई है कि स्टेट को एम्पावर किया जाता है कि वो लॉ बना सकता है, किस बेसिस पे? सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म के लिए। और क्या कर सकता है? इट कैन रेगुलेट सेक्युलर एक्टिविटीज, तो सेक्युलर एक्टिविटीज को भी रेगुलेट कर सकता है एसोसिएटेड विद द रिलीजन। तो धर्म से संबंधित कोई भी अगर एक्टिविटी है तो उसको रेगुलेट करने का अधिकार भी किससे दिया गया है? स्टेट विद कैपिटल एस को वो अधिकार दिया गया है। कहां का लिखा गया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 25 में लिखा गया है। अब सेक्युलरिज्म की बात जो चल रही थी, वेस्ट और इंडिया में क्या डिफरेंस है इसको समझ लेते हैं। वेस्टर्न मॉडल की अगर अपन बात करें और इंडियन मॉडल की अगर अपन बात करें, तो वेस्ट में आप देखोगे कि एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा बिटवीन स्टेट और रिलीजन। इसलिए इसे कहा जाता है ये नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है। वहीं पे अगर इंडिया की अगर अपन बात करें, प्रिंसिपल डिस्टेंस दैट इज पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, सर्वधर्म संभाव, सभी धर्म बराबर हैं, लेकिन ये स्टेट और रिलीजन के बीच में कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट आपको भारत में देखने को नहीं मिलता। स्टेट कैन नॉट इंटरवीन इन द रिलीजन अफेयर्स। अगर अपन वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म की बात करें तो वहां पे इंटरवीन नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ इंडिया में साफ साफ तौर पे क्या किया जा सकता है? इंटरवीन किया जा सकता है फॉर सोशल रिफॉर्म, एग्जांपल टेंपल एंट्री, ट्रिपल तलाक। इन मामलों में हमने देखा है कि भारत में सरकार ने, भारत में कोर्ट ने क्या किया है? रिलीजियस मुद्दों में इंटरवीन किया है। अगर फंडिंग की अगर अपन बात करें तो नो स्टेट एड टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, धार्मिक जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं या चर्च हैं, उनके लिए स्टेट कोई स्पेसिफिक एड नहीं देता है वेस्ट में। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे इंडिया में स्टेट प्रोवाइड्स एड इक्वली, दैट इज पिलग्रिम सब्सिडीज, मैनेजिंग ट्रस्ट, ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं ये कौन देखता है? हमारे यहाँ पे सरकार देखती है, स्टेट देखता है, लेकिन बराबर देखता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म को ऊपर रख के देखेगा और दूसरे धर्म को नीचे रख के देखेगा, नहीं, सभी सर्वधर्म संभाव, ये लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि सभी धर्म क्या है? बराबर है, समान है।
फोकस ऑन इंडिविजुअल राइट्स। तो अगर वेस्टर्न मॉडल की बात करें तो वहां पे जो बात होती है फोकस किस पे होता है, इंडिविजुअल राइट्स पे होता है। और यहाँ पे आप देखोगे इट प्रोटेक्ट बोथ इंडिविजुअल एज वेल एज द कम्युनिटी, चाहे वो माइनॉरिटीज में हो चाहे मेजोरिटीज में हो, सभी लोगों को क्या किया जाएगा, प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो व्हाई जुडिशरी इंटरवीन्स, कोर्ट इंटरवीन व्हेन द रिलीजियस प्रैक्टिस कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी और पब्लिक ऑर्डर। तो जब भी कुछ ऐसी चीज होती है, जब रिलीजियस जो प्रैक्टिस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के अगेंस्ट चली गई है या पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट चली गई है, तब कौन इंटरवीन करेगा, कोर्ट इंटरवीन करता है। द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट ये शब्द है, यूपीएससी में प्री में और मेंस में कई बार यहां से सवाल बने हैं। व्हाट इज ERP, दैट आर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। द सुप्रीम कोर्ट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर धर्म में, हर मंदिर के लिए दो टाइप की प्रैक्टिस होती है। वन इज नोन एज एसेंशियल प्रैक्टिस और सेकंड इज नोन एज सेक्युलर प्रैक्टिस। अब एसेंशियल प्रैक्टिस की बात करें, कोर बिलीफ लाइक एग्जांपल डाइटी वर्शिप, ये क्या है, प्रोटेक्टेड है, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा कि भगवान को कौन से कपड़े पहनाने हैं, किस चीज से पूजा करनी है भगवान की, इसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करता है। दैट आर एसेंशियल प्रैक्टिसेस। वहीं पे अगर बात करें सेक्युलर एक्टिविटीज की, तो इकोनॉमिक, फाइनेंस, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, दैट इज सेलिंग VIP टिकट, ट्रस्ट मैनेजमेंट, और ये सारी जो चीजें हैं जो विच आर सेक्युलर एक्टिविटीज और विच आर ऑल्सो नोन एज नॉन एसेंशियल प्रैक्टिसेस, ये सब को रेगुलेट कौन कर सकता है, स्टेट रेगुलेट कर सकता है। और ये डिसाइड कौन करता है कि विच आर एसेंशियल प्रैक्टिसेस एंड विच आर नॉन एसेंशियल प्रैक्टिसेस, ये डिसाइड भी सुप्रीम कोर्ट करता है। तो ये बात ध्यान रखना कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है किसके तहत, ERP, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, इसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करता है। और इसके अलावा मंदिर में जो भी गतिविधियां विच आर नॉट ERP, वो सब रेगुलेट किया जा सकता है किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और स्टेट के द्वारा, ये आपको पता होना चाहिए। द डिबेट, स्टेट कंट्रोल ऑफ टेम्पल्स, आर्ग्यूमेंट फॉर कंट्रोल और आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द कंट्रोल। अब आपने देखा कि कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जहां पे कोर्ट या स्टेट क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। अब लोगों ने या मैं कहूं बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट, हमारे पास दोनों चीजें होनी चाहिए जब हम क्रिटिकली इसको एनालाइज करेंगे। कंट्रोल में फेवर में भी हमारे पास आर्ग्यूमेंट होना चाहिए और अगेंस्ट में भी आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। सबसे पहला क्राउड मैनेजमेंट, तो सबसे पहले स्टैम्पेड जैसी जो घटनाएं जो भारत में काफी आम होती जा रही है, और ये काफी शर्म की बात है हम लोगों के लिए कि 21वीं सदी में भी हमसे क्राउड मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। ड्यू टू दैट फेल क्राउड मैनेजमेंट हमारे यहाँ पे आज भी आप देखोगे तो स्टैम्पेड जैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल इंटीग्रिटी प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ द डोनेशन, मंदिरों में लाखों करोड़ों या मस्जिदों में, चर्च में बहुत सारा पैसा आता है। अब इस डोनेशन का मिसयूज ना हो, इसके लिए क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ अथॉरिटी होनी चाहिए जो इसको क्या करे, कंट्रोल करे। इंश्योर नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कास्ट और क्लास। तो मंदिरों में पहले मध्यकालीन भारत में, प्राचीन भारत में कुछ समय के लिए ये देखा गया कि ऑन द बेसिस ऑफ जो कास्ट है वो क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो सरकार जब बात करती है आर्टिकल 14 की इक्वलिटी की बात की जाती है, तो उसमें टेंपल एंट्री एक बड़ा आंदोलन चलाया जो इस कास्ट डिवाइड को तोड़ने के लिए चलाया गया था। उसको अश्योर करने के लिए ये भी कौन की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये सारे फेवर में आप क्या है, आर्ग्यूमेंट है। अगर अगेंस्ट की बात की जाए तो आर्टिकल 26 ये कहता है कि वॉयलेट्स द राइट ऑफ रिलीजियस डोमिनेशन टू द मैनेज देयर ओन अफेयर्स। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 26 ये कहता है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है अपने रिलीजियस अफेयर्स को, लेकिन जब स्टेट उसको कंट्रोल करेगा तो वो खुद के रिलीजियस अफेयर्स को क्या नहीं कर सकता, रेगुलेट नहीं कर सकता। ब्यूरोक्रेटिक एपैथी, ऑफिशियल्स मे नॉट अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल सेंसिटिविटीज और विधीज। अगर अपन बात करें जैसे बाकी बिहारी जी की जो कमेटी है उसमें मैंने आपको बताया बहुत सारे क्या होंगे, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स होंगे, बहुत सारे वो ऑफिसर्स होंगे जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। हो सकता है बहुत सारे कस्टम्स ऐसे हैं, बहुत सारी विधियां ऐसी जो उन्हें नहीं पता हो। और लास्ट सेलेक्टिव कंट्रोल, व्हाई आर ओनली हिंदू टेंपल्स आर कंट्रोल एंड नॉट अदर रिलीजन इंस्टीट्यूट। ये कई बार बात हो रही है कि केवल हिंदू जो धर्म से संबंधित जो मंदिर हैं उन्हीं को कंट्रोल क्यों किया जा रहा है, बाकी जो मस्जिद है, मदरसा है या चर्च जो है उनको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या ये आर्ग्यूमेंट सही है या इसका कुछ और तरीका हो सकता है। प्रिलिम्स के क्वेश्चन के अपन चले बात करते हैं। विद रेफरेंस टू सेक्युलरिज्म इन इंडिया
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है? इंडियन सेक्युलरिज्म इंप्लाइज अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड द स्टेट। क्या बात सही है कि इंडियन सेक्युलरिज्म में इस तरह की व्यवस्था है कि स्टेट अलग है और रिलीजन अलग है, वाटर टाइट कंपार्टमेंट है। स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजन अफेयर टू इंश्योर सोशल रिफॉर्म। क्या स्टेट इंटरवीन कर सकता है? बाय द नेम ऑफ सोशल रिफॉर्म। द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन इज एक्सप्लिसिटली मेंशन इन आर्टिकल 25। क्या ये मेंशन है और कैसे? एक्सप्लिसिटली मेंशन है हमारे आर्टिकल नंबर 25 में, आपको मुझे बताना है। बहुत आसान सा सवाल है। Which of the statement given above is or are correct? A 1 and 2, 2 only, 2 and 3 and 1, 2 and 3। तो आंसर बहुत आसान सा है। क्या कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? स्टेटमेंट नंबर 2 आपका सही है, बाकी स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कहीं पे भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या देखने को नहीं मिलता है? ERP आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और लास्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, द बांके बिहारी फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्ण इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशन। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो गौड़ीय वैष्णविज्म, निम्बार्क संप्रदाय, पुष्टि मार्ग और रामानंदी सेक्ट। तो निम्बार्क संप्रदाय से संबंध है किसका? बांके बिहारी टेम्पल का। स्वामी हरिदास जो हैं उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। मीन्स क्या अगर क्वेश्चन देखा जाए, द टेंशन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी and religion sensitivity is recurring theme in Indian polity. In the light of recent Supreme Court observation on temple management, analyze the role of state in the regulating religious institution. How does ERP test balance this? तो बहुत अच्छा सवाल है। मैं चाहता हूं कि GS पेपर 2 के हिसाब से आप इसका आंसर लिखें। 250 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना है, और यहां पे मैंने इसका एक बेसिक फ्रेमवर्क भी आपके सामने दे दिया है कि किस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, बॉडी लिखना है, एनालाइज करना है और लास्ट में कंक्लूड करना है। तो ये सामने आपके ये सारी चीजें दिख रही होंगी। उम्मीद करता हूं जो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि कैसे भारत के मंदिरों में VIP कल्चर जो बढ़ रहा है और स्टेट किस तरीके से इंटरवीन कर रहा है, और भारत में स्टेट क्यों इंटरवीन कर सकता है मंदिरों में, ये बातें जो मुझे आपको बतानी थी कि इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है बाकी जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है उसके मुकाबले कैसे अलग है। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। साथ ही साथ मैं ये भी आपसे उम्मीद करता हूं कि जो मैं आपको सवाल करवाता हूं क्लास में, चाहे वो प्री से रिलेटेड हो चाहे मेंस से रिलेटेड हो, वो आप सॉल्व कर रहे होंगे। स्पेशली मेंस में आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे। अगर ये सब कुछ चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अभी तक नहीं शुरू किया है आपने तो प्लीज जरूर मेंस की आंसर राइटिंग आप शुरू कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।